प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आप सभी की ज़रूरतों और आज के समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने यह एक नया चैनल शुरू किया है, जिसमें आप सभी को जो भारतीय सिविल सेवा है, जिसको हम आम भाषा में आईएएस या पीसीएस कहते हैं, इसके बारे में, इसका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए इसमें मदद की जाएगी और उससे संबंधित जो मैटर हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो भारतीय सिविल सर्विस के अलावा आपको इसमें रेलवे, बैंक, एसएससी, इन सब के एग्ज़ाम की तैयारी में भी मदद मिलेगी। तो मेरा ये गुजारिश है कि इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएं और जो अपने जानने वाले हैं, जो इन सब की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं, इसके वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण भाग होता है और भारतीय संविधान से कई सारे प्रश्न आते हैं। तो इसकी तैयारी करने से हमें कई सवाल सामान्य अध्ययन के पेपर में मिल सकते हैं। कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें प्रीलिम्स यानी प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है। तो मेन एग्ज़ाम में रिटन टाइप के प्रश्न आते हैं, जबकि प्री एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव तरीके के प्रश्न आते हैं। इसलिए हम अभी अपने प्री एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद फिर इसी को हम लोग मेन एग्ज़ाम की रणनीति के रूप में बदलेंगे। तो आइए हम अपने जो भारतीय संविधान हमारा टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश में सर्वोच्च है। इसी के हिसाब से शासन प्रशासन चलता है और देश की संपूर्ण मशीनरी इसी के द्वारा निर्धारित होती है, इसी के द्वारा चलती है। तो आइए इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से पहली विशेषता ये है कि जो हमारा ये संविधान है ये लिखित एवं विस्तृत संविधान है। यानी कि यह संविधान जो है वो लिखित है, रिटन टाइप का है, लिखा हुआ है। यानी कि सारे जो इसके प्रावधान हैं वो लिखे हुए हैं और यह काफ़ी विस्तृत है। यानी कि यह जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब तक विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें से भारतीय संविधान सबसे बड़ा है। जब भारतीय संविधान बना तो इसमें कुल 395 अनुसूचियां थीं, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज ये जो 395 अनुच्छेद शुरू में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय जो स्थिति थी 395 अनुच्छेद, वो आज बढ़कर आज के समय में 448 हो गए। कुल इस समय हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। उस समय शुरुआत में कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 1950 के समय में जब 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ था, तो उस समय की जो स्थिति थी वो ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये 8 अनुसूचियां अब बढ़कर ये जो 8 अनुसूची हैं ये अब बढ़कर 12 हो गई हैं। उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग हुआ करते थे। अब
इस समय हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। इस समय जो है संविधान की जो इसके भाग हैं वो 25 भाग हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित में है, इसके सारे जो विधान हैं, जो नियम कानून हैं, वो सब स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, वो केवल मान्यताओं पर आधारित नहीं है। तो पहली जो इसकी विशेषता है वह लिखित और विस्तृत संविधान है। अब हम लोग दूसरी विशेषता देखते हैं। तो दूसरी विशेषता जो है वो ये है कि यह नम्य और कठोर, यानी कि ये दोनों प्रकार का है। कुछ मामलों में ये काफी लचीला है और कुछ मामलों में काफी कठोर है। नम्य कैसे है? नम्य इस मामले में है कि बहुत सारे जो इसके अनुच्छेद हैं उनको हम आसानी से संशोधित कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा संसद है वो इसको बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों में बहुमत के आधार पर संशोधित कर सकता है। और इसका परिणाम ये इसकी नम्यता का उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 में जब यह लागू हुआ तो इसी साल जो है हमारा पहला संवैधानिक संशोधन कर दिया गया। यानी पहला संविधान का संशोधन वो 1950 में ही कर दिया गया था। और आज के समय में अगर देखा जाए तो कुल 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। कुल जो है 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो इस मामले में ये काफी नम्य है, लेकिन कुछ मामलों में ये काफी कठोर भी है। कैसे कठोर है? कठोर इस मामले में है कि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर संशोधन करना हो तो न केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि जो समस्त राज्य हैं, राज्यों में भी बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि केवल जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, केवल उसी के द्वारा ही संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर बहुमत तो हो ही, साथ में राज्यों में भी इस संशोधन के लिए सहमति होनी चाहिए। और जब आधे से अधिक राज्य इसके पक्ष में होंगे तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस आधार पर ये संविधान हमारा कठोर भी है। यानी कि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो काफ़ी लचीले हैं, जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधान काफ़ी सख्त हैं और उनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। उनमें खास सहमति बनाने पर ही संशोधन किया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई दूसरी विशेषता। जो संविधान की विशेषता, ये दूसरी विशेषता हो गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरी विशेषता के बारे में। तो आइए हम लोग, अनेक संविधानों पर आधारित जो हमारा भारतीय संविधान है, ये दुनिया के तमाम संविधानों पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि हमारा संविधान किसी का नकल नहीं है। ये जो है कई संविधानों पर आधारित तो है, मगर एक नकल मात्र नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हमने संसार के अलग अलग संविधानों से वहाँ की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की और उसे अपने परिवेश के हिसाब से बदला। एकदम बिल्कुल वैसे ही नहीं ग्रहण करिए, बल्कि जो भारतीय परिस्थितियां थी उसके हिसाब से परिवर्तित करके संविधान में शामिल किया गया। तो बिल्कुल उसका बिल्कुल एज सच उसका नकल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारतीय संविधान है वो पूरा का पूरा दूसरे पर आधारित नहीं है, बल्कि दूसरे संविधानों से खास बातें ली गई हैं और कुछ जो है मूल बातें वो इसकी अपनी हैं। कुछ मूल प्राविधान इसके अपने हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अपने हिसाब से डाला। तो कहने का आशय यह है कि भारतीय संविधान में दूसरे संविधानों से अच्छी अच्छी बातें ली गई, उनको शामिल किया गया, प्लस यहाँ की जो ज़रूरतें थी उनके लिए अलग से भी विधान बनाए गए और इस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर
तैयार हुआ। तो यह अनेक संविधान पर आधारित है और इसकी अगर कुछ विषय कुछ जो है हम जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं, तो अगर उनको हम देखें तो इनमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि संविधान का ये प्राविधान कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस मामले में भी थोड़ा सा हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। तो आइए एक एक करके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्य हैं, उनको देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला है संसदीय शासन प्रणाली। जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है वो है संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, और यह जो है लिया गया है ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है ये, जिसको आज हम ब्रिटेन भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो है कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में एक संसद होगी और वह ही नियम कानून बनाएगी, सारी प्राविधान बनाएगी, शासन के तौर तरीके निर्धारित करेगी। तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है हमारे संविधान का वो है मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, देश के प्रत्येक नागरिकों को विस्तृत मूल अधिकार दिए गए हैं और इनकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं हमारा संविधान लेता है। तो जो मूल अधिकार है और साथ ही साथ इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो ये दोनों प्राविधान ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम आज यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यहाँ के संविधान से ये दो प्रावधान लिए गए हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है, यह लिया गया है जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए। यानी कि हमारा संविधान केवल हमें मूल अधिकार भी नहीं देता बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है, और यह प्रावधान जो है वो सोवियत रूस से लिया गया है। अगला जो इसमें है, चौथी महत्वपूर्ण बात है, वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जो हमारे देश का संवैधानिक जो देश की संरचना है उसमें एक संघात्मक व्यवस्था कायम है। संघात्मक व्यवस्था के हिसाब से देश चल रहा है। और संघात्मक व्यवस्था क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भारत देश है वो विभिन्न राज्यों का एक संघ है और यह इसमें एक केंद्र होगा, बाकी बहुत सारे राज्य होंगे। ये व्यवस्था है और इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। जो संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है वो है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो नीति निदेशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में हमारा संविधान आपात उपबंध करता है, यानी इमरजेंसी की व्यवस्था करता है। उस समय देश का कानून कैसे चलेगा इसकी व्यवस्था करता है। तो जो आपात उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण है वो है केंद्र राज्य संबंध और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र राज्य संबंध,
ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसे जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख के और खूब इसको रट के तैयार कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनमें इनसे संबंधित कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। आठवां जो महत्वपूर्ण बात है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें दुनिया के अलग अलग संविधानों से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको जो है वो ग्रहण किया गया है। और इस तरीके से जो हमारा संविधान है वो एक अच्छा संविधान बन के तैयार हुआ। तो ये जो हो गया, ये हमारा तीसरा जो है वो महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। अब हम लोग इसकी चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। जो हमारा संविधान है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और इसका मतलब यह है कि ये किसी बाहरी शक्ति के अधीन काम नहीं करता, बल्कि शासन चलाने के लिए जो भी निर्णय लेने हैं उसकी सारी व्यवस्था हमारे संविधान में निहित है। किसी दूसरे के अधीन हमें काम नहीं करना है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और दूसरी चीज लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी यहाँ पर जनता का शासन है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो उनको शासन का दायित्व संभालने के लिए निर्वाचित किया जाता है, जनता उन्हें निर्वाचित करती है। और गणराज्य है यानी कि इसका अपना संविधान है, और संविधान के द्वारा ही यह जो है वो संचालित होता है। तो इस तरीके से जो हमारी संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से हम किसी दूसरी शक्ति के द्वारा, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा शासित ना होकर के, बल्कि अपने संविधान में ही सारी शक्तियां निहित हैं, और उसी के हिसाब से शासन प्रशासन होता है। लोकतांत्रिक है यानी कि नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और यही चुने हुए प्रतिनिधि शासन का दायित्व संभालते हैं। गणराज्य है यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से मनमानी पूर्वक शासन नहीं कर सकता, बल्कि इसका एक लिखित संविधान है, और उसमें जो नियम कानून है उसी के हिसाब से ही शासन किया जा सकता है। तो ये जो है हमारा हो गया पांचवा जो चौथा जो है महत्वपूर्ण विशेषता हो गई, ये हमारा चौथा हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा। जो पांचवी विशेषता है हमारे संविधान की वो है संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रकार की है। इसका मतलब यह है कि एक संसद है, और इसके दो भाग हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं और एक को राज्यसभा कहते हैं। इनके सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, और देश की जो विधि बनाने का या कानून बनाने का काम है वो यही संसद करती है। इसके द्वारा निर्मित कानून से ही पूरा देश संचालित होता है। तो हमारे यहाँ जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसद ही शासन में सर्वोच्च है, और सभी नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये पांचवी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद अगला लेते हैं तो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है ये, यानी कि लोकतंत्र है,
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करते हैं। और धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है वो किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देता। मतलब संविधान की तरफ से किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है। सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है और अपने धर्म के हिसाब से अपनी आस्था को मानने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो हमारा जो संविधान है वो किसी विशेष धर्म को कोई प्रश्रय नहीं देता, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करता है ये और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हमारा संविधान समाजवादी व्यवस्था की व्यवस्था करता है, समाजवादी शासन प्रणाली की बात करता है। और समाजवादी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ संस्थाएं सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ भाग सरकार स्वयं संभालती है, जबकि इसके साथ अगर निजी जो क्षेत्र है, जो निजी पूंजीपति हैं, वो भी अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय या जो कारोबार का अधिकार है वो केवल सरकारी मंत्रालय के द्वारा होगा। निजी सेक्टर के भी क्षेत्र काम करते हैं और सरकारी सेक्टर के भी क्षेत्र काम करते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं एक साथ चलती हैं, इसी को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो यह व्यवस्था भी हमारे संविधान के द्वारा ही निर्मित की गई है, उसके द्वारा ही रखी गई है। तो अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसको लेते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। जैसा कि शुरू में हम लोगों ने देखा था, जो भारत देश है वो विभिन्न राज्यों का एक संघ है। तो ये व्यवस्था जो है वो हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित है, जिनमें भारत जो है वो विभिन्न राज्यों का संघ है, विभिन्न राज्यों का संघ है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि राज्य अपनी इच्छा से इस संघ से अलग हो सकते हैं, बल्कि राज्यों को संघ में शामिल होना अनिवार्य है। वो अपनी इच्छा के द्वारा इस संघ से अलग नहीं हो सकते। इनमें जो शासन करने का तरीका है, वो जो शासन के अधिकार हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच बांटे गए हैं, यानी कि एक केंद्र होगा और प्लस राज्य होंगे और दोनों के अपने अपने अधिकार बांटे गए हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो हमारा संविधान है वो विशेष परिस्थितियों में एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। और शायद संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था इसलिए की थी ताकि भविष्य में देश में जो एकता है और जो अखंडता है देश की, वो एक बनी रहे, कोई भी राज्य मनमानी तरीके से इस संघ से अलग ना हो पावे। इसके लिए पूरे देश के केंद्र में एक मजबूत केंद्र का शासन स्थापित किया गया है और राज्यों में राज्यों का शासन होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की, यानी कि संघात्मक व्यवस्था है और इसके साथ ही साथ जो है वो मजबूत केंद्र है। अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, वो है मूल अधिकारों की व्यापकता। हमारा जो संविधान है वो अपने नागरिकों को व्यापक रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है और इन मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी हमारा संविधान स्वयं लेता है। हमारे संविधान के जो 448 अनुच्छेद वर्तमान में हैं, इनमें से 12 से 35 अनुच्छेद, यानी 12 से लेकर और 35 अनुच्छेद तक, इन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद ये मूल अधिकारों की बात करते हैं और ये जो अधिकार हैं वो नागरिकों को विशेष रूप से दिए गए हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, जिसकी सुरक्षा का दायित्व संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दिया गया है
और इसी के क्रम में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो कि स्वतंत्र होकर कार्य करता है, यानी कि वो ना राज्य के अंडर में होता है ना केंद्र के अंडर में होता है, बल्कि वह निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व हमारी न्यायपालिका पर है। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो स्पष्ट हैं, स्पष्ट रूप से लिखित हैं, यानी कि उनको किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो स्पष्ट हैं, कैसे हैं, क्या हैं। हाँ, बाद के संविधान संशोधनों में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जो हमारे 12 से 35 अनुच्छेदों में मूल अधिकार हैं, इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विशेष परिस्थितियों में स्थगित किए जाते हैं, मगर मूल अधिकारों को सदा के लिए समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। आपातकाल की परिस्थितियों में कभी कभी कुछ जो मूल अधिकार हैं वो सीमित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को व्यापक रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और समान परिस्थितियों में यह मूल अधिकार जो हैं वह केंद्र या राज्य किसी के द्वारा कम नहीं किए जा सकते, ना ही वो हटाए जा सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे संविधान का, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। हमारा संविधान सभी राज्यों के लिए कुछ नीतियों बनाने के लिए कुछ निर्देश देता है, यानी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संभवतः इसलिए बनाए गए कि राज्य निरंकुश नहीं हो सकता और वह जो है कल्याणकारी राज्य ही बना रहेगा, यानी कल्याणकारी राज्य के रूप में ही कार्य करेगा। और वो अपना नियम कानून क्या होंगे, उसके नियम कानून, वो उसके लिए संविधान ने ये नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की है। इसके हिसाब से ही नियम कानून बनाए जाएंगे, यानी कि हमारे संविधान ने एक आदर्श राज्यों के लिए स्थापित कर दिया है कि आपका उद्देश्य ये है, यानी कि जैसे देश में गरीबी हटाना। अब कोई भी राज्य इस तरीके से कानून नहीं बना सकता जिससे गरीबी बढ़े। जो भी कानून बनेगा वो देश में गरीबी हटाने के लिए बनेगा। अगर इसके इतर कोई कानून बनता है तो वो न्यायपालिका के द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। तो जो भी राज्य नियम बनाएगा वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार होंगे और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये देश में कल्याणकारी राज्य हो, जिसके सारे नियम कानून, सारे टैक्स, सारी जो कर हैं वो जनता के कल्याण के लिए ही बनाए जाएं। इस वजह से जो हमारा संविधान है वो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की। अगला लेते हैं। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है एकल नागरिकता एवं वयस्क मताधिकार। हमारा संविधान जो है वो एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, यानी कि पूरे देश में सभी जो नागरिक हैं उनकी सिंगल सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जो नागरिक है वो राज्य की नागरिकता उसकी अलग होगी, यानी एक राज्य की नागरिकता होगी और एक केंद्र की नागरिकता होगी। अगर ऐसी स्थिति होती तो उसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं, एक केंद्र का होगा और एक राज्य का होगा। अगर ऐसा होगा तो इसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। और दुनिया के कुछ देशों में ऐसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक एक तरफ किसी राज्य का नागरिक होता है और दूसरी तरफ पूरे देश का नागरिक होता है। तो जब दोहरी नागरिकता होती है तो जो राज्य की सुविधाएं हैं वो केवल उन्हीं को मिलती है जो राज्यों के नागरिक हैं, और जो केंद्र के स्तर की सुविधाएं हैं वो सभी को मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और प्रत्येक नागरिक को चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो उसको समान अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन बाद में जो संविधान संशोधन हुए और जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्थिति बनाई गई, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर राज्य ही ऐसा अपवाद है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। हालांकि
अभी जो वर्तमान में सरकार ने परिवर्तन किए हैं उसके हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है और अब जम्मू कश्मीर जो है उसके जो जम्मू का इलाका है और लद्दाख का इलाका है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केवल कश्मीर ही ऐसा है जो अभी राज्य के रूप में है। तो ये जो एक अपवाद था, कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, उसको भी जो हमारी देश की सरकार है वो उसको भी सही करने का कार्य कर रही है और एक समय आएगा कि जब यहाँ भी ये समाप्त होगा तो बाकी सभी स्टेटों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं तो जो हमारा संविधान है वो विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्षधर है, यानी कि वह इस बात के लिए निर्देशित करता है हमारे जो शासक हैं, जो देश में जो सरकारें हैं उनको ये निर्देशित करता है कि जो हमारी नीतियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां होंगी, वो इस हिसाब से होंगी जिससे विश्व शांति को बढ़ावा मिले, विश्व में शांति हो और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है वो मजबूत बने। यानी कि जो विभिन्न देशों के बीच संघर्ष हैं उनको हमारा संविधान ये निर्देशित करता है हमारे शासन तंत्र को कि हमारे जो हमारी नीतियां होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी देश के शोषण की नहीं होंगी, वो कुछ ऐसी नहीं होंगी कि दो देशों को आपस में लड़ाने की नहीं होंगी, बल्कि उनमें सुलह, उनमें शांति स्थापित करने की होंगी और हमारा देश लगातार इसके लिए प्रयास करता रहेगा। तो मतलब हमारी जो संस्कृति है कि हम हमेशा विश्व में शांति चाहते हैं, विश्व की उन्नति चाहते हैं, संपूर्ण विश्व में सुख चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमारे संविधान में भी ये लिखित रूप से व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि कहने को लिए नहीं बल्कि इसके जो हमारे नीति निर्माता थे, हमारे पूर्वज थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने लिख के ये व्यवस्था कर दी है कि हमारी नीति कभी भी किसी दूसरे देश के शोषण की या उनको नुकसान पहुंचाने की नहीं होगी। हमारी नीति हमेशा विश्व में भाईचारा, विश्व में शांति, विश्व में सुरक्षा के माहौल बनाने में होगी। तो ये जो है कुछ खास बातें हमारे संविधान की रहीं। आशा है कि ये इससे आप लोग लाभान्वित होंगे और इस तरीके के अनेक नए जो सामग्री हैं वो इस चैनल पर हम प्रस्तुत करेंगे। उनको तैयार करके आपकी संपूर्ण तैयारी, चाहे वो राज्य सिविल सर्विसेज हो या केंद्र की सिविल सर्विस हो, दोनों के लिए आपको संपूर्ण सामग्री यहाँ पर उपलब्ध होगी। आप जो है जो इनमें जो बातें हैं उसको नोट कर लीजिए और उन सभी चीज़ों को कंठस्थ कीजिए, उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो न केवल प्री एग्ज़ाम में बल्कि आगे जब मेंस का एग्ज़ाम आपको होगा तो उसमें भी चीज़ों को समझने में और एक कॉन्सेप्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो आपके जानने वाले हैं जो किसी तरीके की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में इस तरीके के जिनमें सामान्य अध्ययन की ज़रूरत होती है उसमें लगे हुए हैं, तो उनको भी इसके बारे में बताइए और ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।